साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखिए ये बात आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगी, छोटी छोटी घटनाएं छोटी छोटी चीज़ों में आपको दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन ये इसको प्रदर्शित होने नहीं देते, पता चलने नहीं देते। लेकिन कल जो कुछ हुआ है उससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी कितने हताश हैं, कितने निराश हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा, जो काम उनके परनाना नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति कर दिया, वो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो कुछ भी चीजें उन्होंने कही हैं उससे साफ पता चलता है कि उन पर मुसीबतों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, आप जानते हैं, भरे मंच से। आपने कहीं भी देखा है, मेरे को बता दीजिए। कल ही का बयान है, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी सोशल मीडिया में आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। लेकिन जैसे ही मैं आपके उनके बयानों को सुनाऊंगा, उसको डिकोड करूंगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर राहुल गांधी किस परेशानी में हैं। और एक बात और बताऊंगा दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी सीक्रेट मिशन में लगे हैं। भाई इतना कुछ होता है, इतनी सारी चीजें। एक आदमी जिसने चुनावों के हारने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है, वो रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो कमेंट में बताइएगा। राहुल गांधी चुनाव हारने का लगभग 95-96 चुनाव हार चुके हैं, यह रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन इसके बाद भी जीत कहीं नसीब नहीं हो रही, तो क्या करेंगे। तो कल जो उन्होंने किया उसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। आखिर क्यों उन पर ये मुसीबतें आई हैं, आखिर क्यों उन्हें भरे मंच से माफ़ी मांगनी पड़ी है। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों, बताइएगा अपनी राय भी। और साथ ही साथ आपसे निवेदन भी है कि HB मेलोडी, जहां हमने एक नया मंत्र अपलोड किया है नए अंदाज में, ज़रूर देखिएगा। कमेंट में भी पिंड कर दिया है। अगला गीत और बड़ा है दोस्तों, उसकी भी तैयारी कर रहा हूं, तो बने रहिए HB मेलोडी के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज मैं कुछ बयान आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, ये बता देता हूं। अब देखिए खबर क्या है। 25 जुलाई यानी कल शुक्रवार को दिल्ली में एक सम्मेलन कराया इन्होंने, भागीदारी न्याय सम्मेलन। अब कुछ भी करा लीजिए, भागीदारी कराइए, कुछ कोई भी सम्मेलन करा दिए, जाति का, जगह का, कुछ भी। टेप रिकॉर्डर में तो एक ही चीज बजता है, भाई मोदी को सिर्फ कोसना ही है और कुछ नहीं करना है। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, भाई नेता विपक्ष है, ये तो कहेंगे ही ना। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये भाषण सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं था, इसमें उनकी हताशा साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। एक नया नैरेटिव गूंथने की कोशिश हुई। कल जानते हैं क्या कह रहे हैं कि मोदी में कोई दम नहीं है, मोदी में कोई समस्या नहीं है, गुब्बारा है मोदी जी, शो है शो। अब देखिए एक बात याद रखिए दोस्तों, जो आदमी डरा होता है ना, वो दूसरे को डरा हुआ बताता है। जिस आदमी के भीतर खोखलापन होता है वो ये बताता है कि दूसरा खोखला है। अब इसमें आप ये ढूंढिएगा कि कोई मर्यादा होगी तो वो तो भूल जाइए। राहुल गांधी के भाषण में शब्दों की मर्यादा नहीं होती। तुम, तड़ाम, ये वो, ये तो लगातार बोलते हैं। बेइज्जत, अपमानित करना, ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये नेहरू से। मैं अभी आपको उसका भी हिस्सा दिखा दूंगा। भाई जब नेहरू अंबेडकर को नहीं छोड़े, बाबा साहेब अंबेडकर को कैसे चुनाव हराया, एक एक कहानियां। जब इंदिरा गांधी ने पूरी की पूरी जनता को नहीं छोड़ा, जब राजीव गांधी ने अपने एक भाषण से पूरी जनता को बेवकूफ बना दिया, तो राहुल गांधी में वो भाव तो आएगा ही ना। मैं आपको जरा उनका बयान सुनाता हूं, आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे दोस्तों। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, जो भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लगातार
पीएम बने रहने का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इनका, और परसों का ही है। जरा सुनिए क्या कहते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूँ, बात समझ गया हूँ मैं, कुछ नहीं। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूँ। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूँ, बैठा हूँ कमरे में। अब देखिए दोस्तों, 25 जुलाई यानी कल ये कह रहे हैं ना कि मैं समझ गया हूं मोदी को। यही राहुल गांधी 5 साल पहले भी समझ गए थे। 2019 7 फरवरी, एक और बयान सुनाता हूं, एकदम सेम। मैं समझ गया हूं मोदी को, यह डरपोक व्यक्ति, लेकिन समझने के बाद भी कुछ कर क्यों नहीं पाते, कुछ लेते क्यों नहीं। जरा आपको 6 साल पुराना 2019 का यह बयान सुनाता हूं, सुनिए। ये कह रहे हैं कि 5 साल से लड़ रहा हूं, समझ गया हूं। देखिए, आपको उनका कैरेक्टर बताता हूं, आप समझिए। मैं अब नरेंद्र मोदी जी से 5 साल से लड़ रहा हूं, समझ गया हूं। आप एक बात करो, और मैं किसी भी बीजेपी के किसी भी नेता से, गडकरी से, किसी से भी कह देता हूं, आप एक बात करो, नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ स्टेज पे खड़ा कर दो, मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो, मैं बता भाग जाएगा, भाग जाएगा। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहते। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये हर बार समझ जाते हैं, नया नया नैरेटिव गूंथने की कोशिश करते हैं। हमें तो याद रहता है ना, मैं तो रिसर्च करता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, तब जाकर ये बयान आपको दिखाता हूं। 2019 में भी जान गए थे, कुछ नहीं कर पाए। 2025 में भी जान गए थे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 2029 का भी चुनाव ये हारेंगे, अभी लिख लीजिए मेरी बात, कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं जीत पाएंगे, और इस बार से और कम सीट मिलेगी। सवाल यह है कि फिर ऐसा करते क्यों है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार, गांधी नाम केवलम, यही चलना है। लेकिन उसका भी तो जस्टिफिकेशन देंगे ना। अब वो ये तो मानेंगे नहीं कि हम हार जाते हैं, तो कभी वो चुनाव आयोग, कभी कुछ, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दूसरे संस्था। अब मैं आपको कल का ही बयान सुनाना चाहता हूं। अब देखिए ये किस तरीके से झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, कभी सुना आपने? फिर उसके बाद ओबीसी का नाम लेते हैं। अब सोचिए, ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और ओबीसी की वकालत कर रहे हैं। पहले बयान सुनाता हूं, फिर इसके बारे में आपको बताता हूं, सुनिए। कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? अब देखिए, इनको ओबीसी दिख नहीं रहा। भाई, इस देश का प्रधानमंत्री वो खुद ओबीसी है। वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, जिसने स्टेशन पर चाय बेची है, जिसकी मां बर्तन मांजती थी, और एक जनेऊधारी ब्राह्मण कह रहे हैं ओबीसी कहां है, जो खुद ओबीसी बैठा है। कल्पना कीजिए, ये इस देश में ही हो सकता है। ये विचित्र चीजें और कोई नहीं कर सकता, ये यहीं हो सकता है। मुझे तो एक व्यक्ति कहता है ये इस देश में ही हो सकता है कि जिस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराया वही पार्टी जीत जाती है पंजाब में। आप सोचिए, ये इसी देश में संभव और कहीं नहीं हो सकता। आदमी के अंदर वो चीजें भरी होती हैं, इनको पता है कुछ भी बोल दो। और इसीलिए राहुल गांधी चूंकि समझ गए चुनाव जीत नहीं सकते, भाई मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के भरोसे कोई नहीं जीत सकता। जम्मू कश्मीर तो है नहीं, अब तो वहां पे भी कैसे जीत जाएंगे? कश्मीर में ही ना जीतेंगे। तो सवाल यह है कि क्या करें? तो कभी ओबीसी को तोड़ते हैं, कभी दलितों को तोड़ते हैं, कोई हिस्सा टूट जाए और इसके लिए माफी भी मांगने से परहेज नहीं करते। जरा सुनिए। जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती है, आसानी से नहीं दिखती। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा दी। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं।
मैं आपको कुछ बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए कि राहुल गांधी हताशा में किस हद तक चले जाते हैं। कहने को ये नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जरा सी भी शब्दों की मर्यादा नहीं होती। भाई अभी विदेश नीति में आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में कितना बड़ा काम हमारी सेना ने किया। ये व्यक्ति कहते हैं कि नरेंद्र मने सरेंडर। सुनिए। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अभी जानते हैं आप दोस्तों एक नैरेटिव क्या गढ़ने की कोशिश हुई थी 2019 में, याद कीजिए। कह रहे ये लोग हिंदू धर्म की सेवा नहीं कर पा रहे, ये मंदिर नहीं बनाए, 5 साल हो गया मंदिर नहीं बनाए। याद है ना 2019 के चुनाव को अगर आपको ध्यान हो तो लोग ये कह रहे थे मोदी को 5 साल हो गया, पूर्ण बहुमत में थे, राम मंदिर तो नहीं बनाया। सब पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तब जाकर कुछ लोगों ने ये नैरेटिव दिया कि ठीक है वो गाय का पालन नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो क्या गाय को कसाई के हाथ में सौंप दें कि भाई इसने गाय को ठीक से नहीं रखा, ठीक से खाना नहीं खिलाया 24 घंटे, तो क्या गाय को हम कसाई के हाथ सौंप दें। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कि ओबीसी का नाम प्रयोग करके फायदा उठा रहे हैं। कह कौन रहा है, जनेऊधारी ब्राह्मण जो सत्ता में आता है तो यह कहता है कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, उसकी सरकार कहती है, और खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण, और कह किसको रहा है, ओबीसी को, कि ये ओबीसी का उपयोग करता है जबकि वो खुद ओबीसी है। सुनिए बयान। मोदी जी ये भी मुझे बता दो, आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो, तो ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया और आज आप अपने भाषण में कहते हो कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं। हम जानते हैं दोस्तों जब सीएए और किसान आंदोलन के नाम पर देश के लोगों को भड़काया जा रहा था, तब 2024 का चुनाव जीतने के लिए और माहौल बनाने के लिए कहते थे कि हिंदुस्तान के लोग इसको डंडा मारेंगे। मोदी जी के लिए कहा था, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों 2019 के चुनाव से पहले एक और बयान निकाला हूं। ये भड़काते हैं लोगों को कि हम एक साथ खड़े हो जाए तो ये भाग जाएगी पार्टी। जनता ने मुंह की, जैसे खाते मुंह की खाना बोलते हैं ना, इतनी बुरी तरीके से हराया। सुन लीजिए बयान। बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सावरकर हो, ये डरपोक लोग हैं, और जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए ये भागेंगे। और कांग्रेस पार्टी अब खड़ी हो गई है और कांग्रेस पार्टी कह रही है आओ भैया अब दिखाएंगे तुम्हें, आ जाओ, राफेल के मामले में दिखाएंगे। आज मैं आपके लिए बयान ही अधिकतर निकाल के लाया हूं दोस्तों। उसकी वजह यह है कि कल का बयान जब मैंने सुना तब मुझे लगा कि कितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है। आप तो जानते हैं ना, एक बार राहुल गांधी क्या कह चुके हैं कि मोदी की ताकत उसकी इमेज है, मैं इसकी इमेज खराब कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, अरे भाई हम ग्लास के माने चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए नहीं हैं, हमारी इमेज अखबार की हेडलाइन से नहीं बनती, टीवी की सुर्खियों से नहीं बनती। हमने 50 साल तक जमीन पर मेहनत की है, तब जाकर ये इमेज बनी है, ये जनता ने बनाई। गले पड़ गए थे एक बार, याद है ना राहुल गांधी, एक बार क्या कहते हैं राहुल गांधी कि मोदी जी हमारी आंख में आंख नहीं डाल सकते। एक बार गले पड़ गए थे, फिर कहने लगे कि हमारी आंख में आंख नहीं डाल सकते। बयान निकाल कर लाया हूं दोस्तों, सुनिए। प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। राहुल गांधी की पीड़ा क्या है यह समझने की जरूरत है दोस्तों। राहुल गांधी की पीड़ा यह है कि गांधी परिवार के आगे बड़ी से बड़ी हस्ती भी टिक नहीं पाई। याद कीजिए इनके परनाना नेहरू को बाबा साहेब अंबेडकर का कितना बड़ा अपमान किया, मंत्रिमंडल से बाहर, चुनाव हराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि जो काम नेहरू ने
बाबा साहेब के साथ किया, वही काम राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ करना चाहते हैं। ये बताते हैं कि आज जो लोग बाबा साहेब के नाम पे वोट मांगते हैं ना, उन्होंने बाबा साहेब का क्या किया था, जरा सुनिए। ये पीएम का ही बयान है, सुनाता हूं। एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे, कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। जब तक ये सच्चाई समझेंगे नहीं दोस्तों, तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह के अपशब्दों का क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस साल मैं देख रहा था, अंबेडकर जयंती के दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, ट्विटर पे पोस्ट भी किया था, जिसमें यह बताया था कि आखिर क्यों अंबेडकर को नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। आप जानते हैं, इस्तीफा देने के बाद अंबेडकर को चुनाव लड़ना था, वो लोकसभा जाना चाहते थे। नेहरू ने तय कर लिया कि इस आदमी को जीतने नहीं देना है। आज जिस बाबा साहेब के नाम पे कांग्रेस आरोप लगाती है दूसरी पार्टियों पर, भाजपा पर है, उस कांग्रेस पार्टी ने, और नेहरू की बात कह रहा हूं, आप जानते हैं, सिर्फ हटाना मकसद नहीं था, बेइज्जत करना, लज्जित करना, कि अंबेडकर को, उनकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए उन्हीं के पूर्व निजी सहायक नारायण सडोबा काजरोलकर उनको चुनाव में लड़ा दिया। नेहरू खुद पहुंच गए कि अंबेडकर को हराना है, इसको जिताना है, और नारायण काजरोलकर ने अंबेडकर को हरा भी दिया। लेकिन इतने में ही बात पूरी नहीं हुई। इंदिरा गांधी और बदला लेना चाहती थी। उनकी बेटी राहुल गांधी की दादी उन काजरोलकर को पद्म भूषण जैसे बड़ा सम्मान दे दिया, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को कभी कुछ नहीं। ये तो भाजपा की सरकार के समय जब ये लोग आए, तब जाकर बाबा साहेब को भारत रत्न जैसा सर्वोच्च पुरस्कार मिला। यही नेहरू का अहंकार बाद में भी जागृत होता था। आप जानते हैं, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव जीत गए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए। नेहरू को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो हिंदू संस्कृति के प्रति अपनी आस्था रखते थे। उनका रहन सहन, दाढ़ी, वेशभूषा, सब कुछ उनको पसंद नहीं था। वो डिक्टेटर की तरह उनको हटाना चाहते थे। चिट्ठी लिख दिया कि आपके चुने जाने से उन ताकतों को बढ़ावा मिलेगा जिन्हें मैं देश के लिए नुकसानदेह मानता हूं। और पुरुषोत्तम दास टंडन को जीतने के बाद भी इस्तीफा देना पड़ा। वो सरदार पटेल की पसंद थे, तो नेहरू ने जिसको देख लिया कि इसको जाना चाहिए जीवन से, वो चला गया, खत्म कर दिया। राहुल गांधी वही देखकर पले बढ़े। ऐसे ही इंदिरा गांधी, आप याद कीजिए, इस देश की पूरी जनता को गुलाम बना दिया जब इमरजेंसी थोपी गई। सबके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। किसी को भी उठाकर कभी भी जेल में भर देना, कुछ भी कर देना। राहुल गांधी को याद है कि हमारी दादी ने क्या किया। ये मोदी कौन होता है? उसके बाद आप इनके पिता राजीव गांधी पर आइए।
आप भूले नहीं होंगे भाई, सिखों का नरसंहार जब हो रहा था तो राजीव गांधी ने उसको जस्टिफाई किया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज भी पूरी दुनिया को याद है। राहुल गांधी को यह पता है कि यह हमारे पिता ने किया है। वीपी सिंह को ले लीजिए, रक्षा मंत्री थे, राजीव गांधी के घोटालों को उजागर किया, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। राहुल गांधी को अपनी मां की कहानी भी याद है भाई। सीताराम केसरी याद कीजिए, दलित जाति से थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैडम सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना था, रातों रात उठाकर बाहर फेंक दिया, धोती खोल दी, बाथरूम में बंद कर दिया। यह सब कुछ राहुल गांधी को पता है। और उसके बाद एक और कहानी थी नरसिम्हा राव की। आप सोचिए, उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार के लोग तरसते रहे कि दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार होने नहीं दिया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री का शव पड़ा रहा, अंदर नहीं घुसने दिया। और जब इनके गृहनगर में इनका अंतिम संस्कार हुआ तो सारे कांग्रेसी छोड़कर आ गए। शव के हिस्से को कुत्ते नोच रहे थे। बाद में जब देखा तब पूर्ण अंतिम संस्कार हुआ। ये सब कुछ राहुल गांधी ने देखा है। और ये जो मोदी जी के बारे में बोलते हैं ना, ये वही भावनाएं आज तक जिंदा है। अब ये तो दोस्तों देश की जनता तय करती है कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। राहुल गांधी तो उसी लीक में चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर अपने कमेंट कीजिएगा। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो आपकी नज़र में क्या है, बताइएगा कैसा लगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ गीतों का सिलसिला जारी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये मंत्र हमने अपलोड किया है दोस्तों, देखिएगा। रक्षाबंधन पर एक गीत पहले अपलोड किया था, एक नए की तैयारी हो रही है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।